अकेले पढ़े जा रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। इधर आ जाओ, ये वाला चल रहा है कैमरा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना, कल भी एंड भी हो गई थी। हाँ जी, अब तो चले गए, बता दें क्या पढ़ ऐसे का इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप। बच्चे कंफ्यूज है कि आप कंफ्यूज है? जो कंफ्यूज है आप खड़ा करें। नहीं, आपने कहा ना, या तो आपने बच्चा कंफ्यूज है, सिंगुलर पर्सन, आपने प्लूरल, बच्चे कंफ्यूज है। तो फिर एक टीचर से जैसे आपने कहा बोला था कि डिफरेंट इसके पास मेंशन कर दोगे, तो बस उसको आपने ओपिनियन लिया सुबह से? मैंने नहीं लिया, मैं मतलब सब चीजें सर उसको जरा आपकी साइड करके देना। सर अगर बाकी को ओपिनियन देना तो आपको फोन कर ले। अच्छा, आपने क्या फोर्स करके रखवाया है? वाह, 3 से 4 दफा तो अभी कुछ आपका आपको कितना जमात अभी तक किया है इसको भी होता है सारा नहीं करेंगे। ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या आपके मसाइल जो आप सुबह से आप सबको जो है वो आए होंगे, नसीब आया था ना, पढ़ाया ना क्रिमिनोलॉजी, पूछा होगा सीप से भी? नहीं पूछा, उससे तो पूछना था, सीप से तो पूछना था ना, कौन लोग आया था? क्या ऐसे मसाइल आए हैं जो आपने इतना ग्लूमी पिक्चर आपके प्रेजेंट किया है? नहीं सर, मैं तो ओवर क्लास के वाले से बात कर रही थी, मैं तो क्लास साथ आप उसको अफर्म भी नहीं कर रहे कि जी वो ठीक कह रही है। आपके चले ठीक हो गया, जब आप जो कहेंगे इसका मतलब है क्लास कह रहे हैं। चलिए शुरू करें। दूसरे आप क्या क्या मसले आपने डिस्कस जो आपको लगते हैं कि ये मसाइल है? काम करते हैं, काम भी करते हैं, देखते हैं पहले मसले तो देखें ना कि पिछले क्या आए थे, क्या था मसला? आपने बताया कुछ मसला, अभी कुछ मसला भी पता मैंने सुना है ना, तो मैंने आप सुनाए वो क्या मसला है? मसला ये था, मेरे जो कुछ सुना है वो ये कह थी कि हमने सुना था कि ना बहुत ज्यादा हर पैराग्राफ के अंदर एक्सेंट वीडियो देनी चाहिए, लेकिन हम सर कहते हैं कि ये ज्यादा नहीं देनी चाहिए, सर इसको फॉलो करें। आपको पहले किसने कहा कि देनी चाहिए? नहीं नहीं बता, मैंने आपसे बताया कोई इशू नहीं है। मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं आपसे रिकॉर्ड हो फिर आगे यार, क्या हो गया? हम पढ़ रहे हैं ना, और हो सकता है यार मैं गलत बता रहा हूँ, मेरी भी परेशानी हो गई। सर मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैंने आपसे ऐसे तो कहते हैं कि आपने हर पैराग्राफ में आपने कोड करने हैं और रेफरेंस देने चाहिए। किसी ने ऐसे लिखा है आज तक पूरा? आपने लिखा है? किधर है? पास है? और इसके अलावा कोई आपको ये पता था आपको मसला रेफरेंस पे होगा, होगा कि आप सभी सेक्टर की बना के नहीं कोड करने जा रहे हैं तो बहुत हर पैराग्राफ में कोड करने की जरूरत है। पहले किया था, उसमें काफी एक्सेंट किया है, तो ये So yeah, but telling you the CPAC and its socio-economic implications for the region and the world. ऐसे किधर है? ये सिर्फ आपको कैसे मैं हो रहा हूँ। पहली बात ये कि आप चलेंगे तो
अब आप मुझे बताएं, महात्मा गांधी साहब ने कहा है कि नो कल्चर कैन लिव अटेम्प्ट्स टू बी एक्सक्लूसिव। हाँ है ये ये क्या बात है, ठीक है। आपने नहीं लिए, सभी इसी तरह लेंगे, या गूगल से लेंगे या चैट जीपीटी से लेंगे। अच्छा, फिर आपने बात की है जी, प्लाटो once said the measure of a man is what he does with power। ये कहा है ऐसे। एडम स्मिथ फॉर्मली सेड, फॉर्मली लिखा है ना आपने, no society can surely be flourishing and happy of which the for greater part of the members are poor। ये कहा है ऐसे। और भी इसमें लिखी नहीं है तो वाटर if corruption is a disease, transparency is the central part of its treatment। Kofi Annan साहब, Kofi Annan कौन है? प्रॉब्लम विद रेफरेंसेस कोटेशंस यही है, आप जनरल स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं पता था ये इस बुक में उसने क्या है, इस एड्रेस में उसने क्या है, ये है। और एग्जामिनर ये पसंद नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि कॉफी एनन साहब ये थे, इन्होंने ये यूएन के वो थे, जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, और साउथ अफ्रीका से जाएगा, गाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सर, जीके गुरु। तो कॉफी एनन साहब ने ये कहीं तो कहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये देखा है इंटरनेट कोटेशन अबाउट एजुकेशन, वहां आएगी पिक्चर, हो सकता है एक ही कोटेशन 3 डिफरेंट बंदों के नाम पे चलती है ना। ये एकेडमिक डिस्कोर्स में होता है। आपने कभी एकेडमिक डिस्कोर्स में देखा है, रिसर्च पेपर वगैरह में वो कोट करते हैं, इस पेज पे इस बंदे ने ये कहा। अगर तो ऐसे रेफरेंस दे सकते हो तो दे दो, हर जगह दे दे। मैं काम आसान कर रहा हूं आपका, आपने वो फैक्ट एंड फिगर वो देना है जो कि लगे कि यार यहाँ ये लाजमी बताना है, इसके बगैर मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। अब आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है। अभी आपने ये हाईलाइट किया हुआ है बीच में, आर्ग्यूमेंट पीछे रह जाता है, ये कोटेशन आ जाता है। ऐसे ऐसे आपकी ओपिनियन है, वो आपसे लिखवा रहा है, वो महात्मा गांधी को नहीं कह रहा लिख के दो मुझे, कह रहा आप क्या कहते हैं। उसमें आपने बुक्स के रेफरेंस, दे आर वेरी मैच्योर्ड रेफरेंस, बुक्स के रेफरेंस क्वालिटी होती है। फैक्ट एंड फिगर कोड करना है, ये सोर्स बताना है कि मैं ये फैक्ट और ये फिगर कहां से उठा रहा हूं या उठा रही हूं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से उठाया है या आपने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, इसी के आप रेफरेंस देंगे ना। इकोनॉमिक सर्वे और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से इसके अलावा तो कोई रेफरेंस नहीं है पाकिस्तान में। आप इस तरह के देंगे या यूएन का रेफरेंस देंगे कि यूएन ये कह रहा है या तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, फिर प्रॉपर रेफरेंस देना। फिर ये नहीं कहना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के लिए यहाँ 70% गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, इसने कहा पॉवर्टी लाइन से 70% है या 60%, ये भी बता। ये कैसे थोड़ा सा अच्छा क्या था, मैंने कहा कि वो रेफरेंस गलत होगा मैडम, ये हरगिज नहीं कहेंगे कि आपने एग्जैक्ट रेफरेंस बताया किसी का तो वो आपने क्यों यूज किया।
क्या था कोटेशन, क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लगा क्या था, क्या थी बताओ तो सही। यूएन ने जेंडर पे काम ही 75 के बाद किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब देखिए ना, यही प्रॉब्लम है, आप कोटेशन दे देते हैं, अगर एग्जामिनर को पता हो, कई बार पता भी होता है उसको पेपर देख लेते हैं 5 से कम से कम उस टॉपिक के मुतालिक वो बेसिक जान गया होता है जब वो पेपर चेक कर रहा होता है, या पहले भी वो प्रिपेयर होगा, या अब इतने साल हो गए हैं, 52 साल 70 साल का, कुछ इतना तो पता होगा। अब यूएन का कोई ऐसा काम वुमन के रिलेटेड नहीं है 50s में, आप कैसे यूएन को कोट कर सकते हैं? कॉमन सेंस है ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उस डेकेड में काम ही नहीं किया, उसके काम तो वो कर रहा है जब वुमेन डेकेड शुरू होती है 70s की, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पिटिशंस का। आप इंटरनेट से भी उठाएंगे या ये भी उठाएंगे तो ये आपकी वो सेंटिसिटी नहीं आती। सर मैंने चेक किया था मैं कहूँगी 95% ना स्टोरी होता है, अपने पास में कोटेशंस बताते हैं, वो बात कहीं भी किसी बुक में कहीं नहीं होती, जो चैट जीपीटी बताती है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर बताती है वो भी गलत बताती है। चैट जीपीटी भी आपके दिए हुए इंटरनेट पे जो पड़ा हुआ डाटा है उसी डाटा से उठाती है। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर उसके अंदर से जो रिसर्च पेपर से या वैसे रीचेक किए निकाल के, तो सर वो सारा उसने जो नंबर दिए हुए थे वो नंबर क्यों गलत दिए हुए? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका चैट जीपीटी ऐसे दे देता है। सर अगर हम इकोनॉमिक डाल दें और बुक्स वाले रेफरेंसेस को और टॉपिक्स को ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी का टॉपिक, तो फिर हम रेफरेंस की एक ऐसी कौन सी है जहां से हम, मैंने आपको बताया बुक्स का रेफरेंस जो है ना, उससे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस करिए। जैसे आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स में आपका आर्टिकल्स को कैसे कर पाएंगे? कितने को याद किए होंगे आपने आर्टिकल, और कितने को आपको अभी याद है? डॉन तो बिल्कुल आप कोट नहीं ना करना कि ये डॉन में बात हुई है, डॉन के तो नजदीक भी नहीं जाना कि ये डॉन ने कहा है। फॉरेन पॉलिसी के नाम, किनका है? जैसे फॉरेन अफेयर्स भी आए, फॉरेन अफेयर्स को आप कैसे कोट करेंगे? मैगजीन जो आता है, मैगजीन को मैंने बता दिया, आप उसको कोट कैसे करेंगे? तो उसके अंदर कोई आर्टिकल है या कोई पीस ऑफ राइटिंग है, उन्होंने वहां से वो आर्टिकल देखे, हम उसको सर्च करके निकाले थे। जारी बात है। जैसे ISIP आ रही थी रिपोर्ट, देखिए ऑयल पॉलिटिक्स है, ऑयल पॉलिटिक्स पे डेनियल यर्गिन है, वो लिखते हैं, बहुत जबरदस्त अमेरिकन राइटर है। क्वेस्ट की एक बुक आई है, एनर्जी पॉलिटिक्स पे भी एक बुक आई है, बड़ी अच्छी बुक लिखी है उन्होंने। रशिया यूक्रेन के हिसाब से ऑयल पॉलिटिक्स किया है, ज्योग्राफी के हिसाब से ऑयल पे वो बहुत एक्सटेंसिव लिखते हैं। अब मैं जब उनको कोट करूंगा, दैट इज एन ऑथेंटिक सोर्स, मैं उनकी बुक का रेफरेंस दूंगा, बात मैं अपनी करूंगा, मुझे याद नहीं होगा कि ये इन्होंने किस पेज पे कहा है, लेकिन मुझे पता होगा कि ये जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये इनकी बुक में था। अब मैं जब ऑयल का पैराग्राफ लिख रहा हूँ और उनको कोट कर, दैट इज ऑथेंटिक। YERGIN। आप कह रहे हैं हाईलाइट करके हम विदिन पैराग्राफ रेफरेंस, विदिन पैराग्राफ आप रेफरेंस दें, और हाईलाइट भी करना है तो पॉइंटर से, बेशक आप पॉइंटर से लिख लें, बट इट शुड बी ऑथेंटिक। यार हाईलाइटेड चीज अगर नॉर्मल होगी ना, उसका क्या फायदा? हाईलाइटेड चीज का मतलब है कि ये पढ़, कि मैंने लिखा है, एग्जामिनर को कहना कि ये पढ़ो जनाब, ये मैंने लिखा है। जब आप उसको बुला रहे हैं कि ये पढ़ो, और फिर भी आप उसको इस तरह लिख रहे हैं जिस तरह के नॉर्मल लिख रहे हैं, उसका क्या फायदा? दूसरी बात, जो फिक्स फैक्ट एंड फिगर होते हैं उनकी वेटेज नहीं होती, वो हर बच्चा लिख रहा होता है। ये है मेरी रीजन, वो हर बंदा लिख रहा होता है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, इधर इतनी है, इधर इतनी है, उसको इतना हाईलाइट करके लिखने की जरूरत नहीं होती। Everybody is writing same.
सबने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आना, उसने उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उसने बताना है, इन्फ्लेशन कितनी है उसने बताना है, क्लाइमेट के क्या नुकसान हुआ है उसने बताना है, फ्लड के क्या हुआ है उसने बताना है, ठीक है, इंडस्ट्री कितने पे ड्रॉप कर रही है, जीडीपी कितने पे, एग्रीकल्चर कितने पे, ये सारी चीज इकोनॉमिक सर्वे से उसने उठाई होनी है। जब किस तरह बता सकते हैं कि जनाब मार्कर लिया बढ़ा और दिया 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है या 7% चल रही है, सेम फॉर एवरीबॉडी। इसका मतलब बेटर अप्रोच ये है कि ट्रेंड एनालिसिस करना, नंबर्स को लेकर, मतलब हर 5 साल के बाद या हर 10 साल तक जितना डेटा और आगे का डेटा, जैसे वो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वहाँ पे आ रहा होता है, देखिए आप उससे सही आपको समझ आ जाती है। उसको पैराग्राफ पे हाँ वही इशू वाली बात है, आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, फैक्ट एंड फिगर की तरफ नहीं जाना आपने, ये आपने दौड़ नहीं लगाना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने रट्टा नहीं लगा। ऐसे मैं कहता हूँ सबसे आसान पेपर है और सबसे कम एफर्ट लगती है। बाकी एग्जाम पेपरों के लिए आप इतना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो आपके कभी बैठ के लिखते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता है कि आपसे सही लिखा नहीं जाता। आप समझ लगी? और कुछ बस यही। हमने एक काम दिया था आपको, कौन कहता है कि मेरी किसी स्टेटमेंट विल बी परफेक्ट, एक गलत नहीं होती 10 की 10। पहले तो बताया ना कितना उन्होंने नहीं लिख के लाए, आप नहीं लिख के लाए तो आप भी नहीं लिख के लाए, आप भी नहीं लिख के लाए, 4 5 6 7 8 कल नहीं पूछ रहे थे सर आप ये किसी स्टेटमेंट का और ऐसे पूछ रहे थे कि किस तरह से फिर अभी लिख के लाए। कौन था कल पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे? माशाल्लाह, वाह। स्टेटमेंट में अगर डबल कॉमा आ जाए, डबल ओ कॉमा जब आएगा ना अभी हम बात करेंगे, हाँ इस पे आएगा तो फिर बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कौन कहता है कि ये सब ये मेरा दिस इज स्टेटमेंट है, ये आप पकड़े और ये परफेक्ट है। चले ये तो अब ये तो मैं देख रहा हूँ हिम्मत कौन करता है। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप ना टैली करते जाएं और बीच में मुझे बताना है आप लोगों ने कि यार सर ये ना इससे अच्छी नहीं है। तो आपने बताया पहला जी वो पैट्रियटिज्म का है, इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम व्हेन योर गवर्नमेंट वाले True patriotism lies in unwavering love and loyalty to one's country while maintaining a rational and principled stance towards the country. Supporting its actions when they align with national interests and opposing them when they deviate from justice, democracy, and welfare of the state. आप कह रहे हैं मेरी इससे बेहतर है, इसे लिखा है, बोले फिर। आईटी वाला से लास्ट ऑप्शन देखा देखो ये आपने बता दिया था, खैर मैं बता देती हूँ। As a patriotic person, one must serve the country all the time, but government serves both when it works honestly for nation. When it works honestly for nation or people. When it works on Honestly for nation or people. अभी तक तो ठीक थी, अब ये वर्ड ऑनेस्टली पे आपने क्रैश किया है, ठीक है। और कोई नहीं इस पे सर यहाँ जो वर्ड ऑनेस्टली है आप इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब से ज्यादा स्पेसिफिक हो गए, सारी स्टेटमेंट में एक यही लफ्ज था जिसकी इंपोर्टेंस थी, ठीक है, और जो कि इतना लाइट वेटेड यूज किया गया, इसके अलावा स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं था, स्टेटमेंट ठीक जा रही थी, ठीक है,
लेकिन एक वर्ड उसने चेंज किया। दोबारा बोले आप। कह रहे एज अ पेट्रियोटिक पर्सन I must serve the country all the time. But government deserves support when it works honestly for nation or people. अब इनका सुनिएगा, ये अब आपको कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। True patriotism lies in the unwavering love and loyalty to one's country, while maintaining a rational and principled stance. ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में नहीं करना। Towards the government, supporting its action when they align with national interest and opposing them when they deviate from justice, democracy, and the welfare of the state. अब आपने कॉमे से पहले और कॉमे के बाद वाले को बराबर वेट किया इस चीज स्टेटमेंट में, क्या लगता है? इसका मतलब स्क्यूड होगी ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट। Rational and principled stance. Very good choice of word. Crisp, brief, and meaningful. Okay. You should be rational when you are supporting your government, and you should be principled. अब अगर आप आगे ना भी एक्सप्लेन करती नेशनल इंटरेस्ट को, it would be adequate, आप यही रोकते थे, इसको खत्म कर दें। True patriotism lies in the unwavering love and loyalty to one's country while maintaining a rational and principled stance towards the government. इतनी लंबी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। और कोई किसी को अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन है इस थीसिस स्टेटमेंट में? या कोई कहे नहीं इंजीनियरिंग से बेहतर की नहीं है? टॉपिक को अंडरस्टैंड करना इज वेरी नेसेसरी, इसीलिए पहले दिन ये काम दिया आपको। 10 लिख के लाए होंगे, कुछ होश ठिकाने आई होगी। हाँ, इतना टाइम लगेगा। ये आपके पूरे ऐसे की जिस्ट है, समझ लेंगे ये बॉडी का फेस है, और फेस ही सब कुछ होता है। ये आपके ऐसे का फेस है, फेस को थोड़ा सी कॉस्मेटिक्स करते टाइम लग जाता है, कोई इशू नहीं है। आगे बात हुई है जी ब्रेन, कमा है ब्रेन के बाद लाइक हार्ट, कमा है, इसी दो कामे की बात कर रहे थे। गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, क्या समझ आती है इस टॉपिक से? ब्रेन लाइक हार्ट, गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रेन ड्रेन। इस ऐसे में दिल को नहीं एक्सप्लेन करना शुरू कर देना कि दिल जो है वो क्या मांगता है या क्या करता है। ये एक्सप्लेन किया जाता है जब एक वर्ड के साथ उसको लाइकनेस क्रिएट करनी हो ना, तब ये डबल कॉमा यूज किया जाता है। Human talent and intellect, like emotions and affections, thrive in environments of recognition, respect, and encouragement. When neglected, they seek opportunities elsewhere, leading to brain drain, loss of innovation. And अब ये loss of innovation and behaviors की impacts है, ये नहीं बता रहे। ठीक है, अब इनके लिए एक बार तारीफ है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी है, दोबारा सुनिएगा। ह्यूमन टैलेंट and intellect, like emotions and affections. बोला था बात है, फॉर्मल लैंग्वेज में लाइक यूज नहीं होता, लेकिन अब हमारे एग्जामिनर ने ऊपर लाइक किया हुआ है तो हमें इतना मार्क्स मिल जाता है, अदरवाइज लाइक जो है वो यूज नहीं होता। थ्राइव, द वर्ड थ्राइव, देखिए एक एक वर्ड में कितना इंपॉर्टेंस है। वर्ड थ्राइव इन एनवायरमेंट of recognition, respect, and encouragement. When neglected,
दे सीक अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, खत्म, इससे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। या आपने लीडिंग टू ब्रेन ड्रेन करना है तो वो भी। ये मेरा फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिस तरह आप लिखते हैं। ये क्या लगता है ये डिस्क्रिप्टिव है। कोई कहे कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट, कोई पढ़ना चाहे तो उसमें गलती निकालेंगे। ये आपने अब खुल के पार्टिसिपेट करिएगा इसके बाद नहीं टाइम मिलना। या तो ये ना कि क्लास खत्म हो तो फिर इंडिविजुअली शुरू हो जाए, लेकिन अभी आप यहाँ बताएं मुझे क्लास सर। ठीक है, brain drain is a pivotal reason that creates the acquisition in workplace or data. दोबारा बोलिएगा। Brain drain is a pivotal reason people migrate. ब्रेन ड्रेन इज अ People migrate because of less appreciation in workplace or data. ठीक है, आपकी भी ठीक है, आप भी पास हो जाएंगे, आपकी भी ठीक है, आप भी पास हो जाएंगे। अगर इनका ऐसे इस तरह लिखा होगा इनको मैं 45 दे दूंगा, आपको 40 दे दूंगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये क्या है। टॉपिक सेम है, आइडिया सेम है, डिस्क्रिप्शन इनकी भी आपसे मुख्तलिफ है। वो पीछे वाला बोलेंगे उनकी उनसे मुख्तलिफ होगी, हो सकता है पास आ रहे होते। इसका मतलब ऐसे का कोई सेट पैटर्न नहीं, ये समझाना मकसद है। अगर हम इसी स्टेटमेंट में ज्यादा बाइफरकेट करते हैं टॉपिक सब्जेक्ट, जैसे कि क्वेश्चन के फैक्टर्स भी लगा रहे हैं साथ, जरूरत नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। जरूरत नहीं। आपने जब सिर्फ उसको जिस्ट पकड़ानी है कि ये जिस्ट है। जब आप फैक्टर्स एन्यूमरेट करना शुरू हो जाएंगे ना, एक तो वो लेंथी हो जाएगी स्टेटमेंट, दूसरा वो सेकेंडरी हो जाएगा, वो नीचे आउटलाइन आएगी ना उसके लिए। अभी तो सिर्फ आपने ये उसका समझ में ट्रांसलेशन करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है, जो टॉपिक बताया था। मैं तो कहूं मैंने क्या करता है वो जो आपने बताया था, बड़ा ही लगता है कि सारा कुछ डालना कि शायद ज्यादा अच्छा हो। वो मैंने देख लिया, जब मैंने आपको ऐसी शीट दी मुझे नजर आ रही है आपकी हर एक में आपने इसके डिटेल्स डाली है। रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, जी मैडम आपने लिखी है, आपने हाथ नहीं खड़ा किया था वजह तो मुझे नहीं आया आपका। हाँ जी, क्या लिखा है इस पे? रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। There is a critical need for representation, the polar climate preserved by the species, and which will stay mounted for the global. दोबारा करो। There is a critical need for representation, the impression to combat climate change preserved by the species, तो ठीक है, and which will सही है। इसके अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक जुमले से डिफाइन करें, व्हाट डू यू सी इट? क्वेश्चन इज ग्लोबल, ऐसे ही है, वर्ड ग्लोबल यूज हुआ है। Reforestation is a global necessity as it rapidly restores biodiversity and combating climate change. दोबारा करें। Reforestation is a global necessity as it rapidly restores biodiversity and ये आप बीच में से जो एक वर्ड चूज करती है, किधर से चूज करती है? ये जो आप एक बड़ा वो स्कीम से ढूंढती है एक लफ्ज और उसको बीच में अड़ाती है, इसको छोड़ दे, सादा लफ्ज इसके। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। वर्ड की कोई ऐसा वर्ड जिसको आपको डिक्शनरी करना पड़े है? कोई आपको उठेरना पड़ेगा? अगर पर्सनली आप कहते हैं कि सर ये आपने अभी तक जो टाइम पढ़ी है, इसमें कोई एक वर्ड है जो मुझे ना
डिक्शनरी करना पड़ा है नहीं? वो जो इन्होंने किया है वर्ड, मैंने वो फौरन रोक दिया कि ये आप कहाँ से चूज करते हैं। रिफॉरेस्टेशन, अब आपने ह्यूमन इम्पैक्ट की बात नहीं की, ऐसी है कि रिफॉरेस्टेशन क्यों करनी है, हुआ क्या है असल में, ऐसी है। जब आप ऐसे लिखेंगे उसमें आप बताएंगे ना ये, तो फिर तीसरी स्टेटमेंट में क्यों नहीं बताया, ऐसी है ना एक क्वेश्चन। अब आप क्या लिखेंगे, रिफॉरेस्टेशन हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल अर्जेंसी बिकॉज फॉरेस्ट्स आर इंडिस्पेंसेबल फॉर मेंटेनिंग ecological balance, combating climate change, preserving biodiversity, sustaining livelihoods, and ensuring survival of future generations. Without immediate and collective action, the world will face irreversible environmental and socio-economic consequences. थोड़ा सा प्रिसाइज करें, थोड़ा सा प्रिसाइज करें। चलिए मेरा मसला है लेंथ कौन सा है, मैं बात कर रही हूँ कि लेंथ कौन सा है। कोशिश कर रही है इसको काम करने की। आपकी डिग्री भी सीखी है, सर कितने के फिजिक्स में फिर आप सीख रही हूँ ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने सीखा और ये सारे सब्जेक्ट मेरे नहीं आते हैं, तो इतना फिर पढ़ती हूँ वो सारा कुछ ही क्या किसी आवाज दी पड़े। Deforestation is a critical globally that requires to create attention and corrective action to create climate change, trigger biodiversity, and improve our future. हम यहाँ की लोग बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने एग्जैक्ट जिंदगी को ये आप लोग सच्ची सच्ची मुझे बताएं। इट कैनॉट हैपन कि आप तीसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ तो आप लोग फिर मुझे सब ऐसे क्वालिफायर लग रहे हैं, ठीक है। सच सच बताना है कि कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट चैट जीपीटी को दी है, कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आई विल आइडेंटिफाई द थिंग्स, मुझे सबकी स्टेटमेंट नजर आ गई है। पहली स्टेटमेंट मैंने किसी से पढ़ाई नहीं, दूसरी पढ़ाई है मुझे डाउट पड़ा है, तीसरी पढ़ाई मुझे कंफर्मेशन हो गई है कि ये चैट जीपीटी को टॉपिक दिया गया है और उसकी तीसरी स्टेटमेंट निकलवाई गई, फिर उसको खुद मोल्ड किया गया। मैंने ये मैंने नहीं कहा कि आपकी कॉपी की है, उसको खुद मोल्ड किया है। Deforestation is now a global problem. It has many causes and solutions. And to overcome this problem, रिफॉरेस्टेशन मसला ही नहीं है। नहीं नहीं, ये मुझे नजर आ गई है। आपने स्टेटमेंट क्या लिखी है, सवाल जो आप बाद में करिएगा। deforestation is not just a good environmental practice, but a critical necessity for survival of planet and humanity. अक्सर मैंने अब आपने इसको चैट जीपीटी लगाया नहीं, अगर आगे स्टेटमेंट अक्सर मेरे सवाल है जी पढ़े। Deforestation leading to the destruction of forest cover. This technique immediate action मेरा एक सवाल है वो ये कि यहाँ पे ग्लोबल एजेंसी का वर्ड है, तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल एसए के अंदर लिखेंगे तो जो इनिशिएटिव होंगे जो वो आप इंटरनेशनल लिखेंगे, सारी इंटरनेशनल सब इंटरनेशनल नेशनल लेवल को टच करेंगे। जरूरत ही नहीं, ग्लोबल अर्जेंसी है। नेशनल लेवल पे रिफॉरेस्टेशन होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में, इट इज ऑन वर्ल्ड वाइड ये कुछ होगा तो फिर फर्क पड़ेगा। स्टार्ट किया था और मैंने अपने रिसेंट वाले काफी सारे इसको लाइक ऐसे को लिखना स्टार्ट किया था और हमारे रिसेंट क्लाइमेट की वो अच्छी बात है, आप लिख रहे हैं लोग, लेकिन अभी थोड़ा स्टेटमेंट पे है। क्या जी आपने क्या बताया जी? Deforestation leading to the forest cover. This act needs immediate action only for the survival of those communities.
अब इन्होंने वर्ड यूज किया है ह्यूमैनिटी एंड नेचर। अब यहाँ आप कर रहे हैं इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड दिस एंड दैट, दो वर्ड लिखते हैं, ह्यूमैनिटी एंड नेचर, सब कुछ आ जाएगा। आता कि नहीं आता? एक ही चीज स्टेटमेंट 5 लोगों ने पढ़ी है, डिफरेंट लिखी है, उन्होंने प्लानर लिख दिया, सब कुछ आ गया। इसका मतलब है कि आपने ये जो पॉइंट बताए हैं सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब है आप ऐसे ही कि डोमेन खुद बांध कर रहे हैं, अब इससे बाहर नहीं जाएंगे, फिर क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से बाहर नहीं जाएंगे। इसी स्टेटमेंट का यही मतलब है ना कि मैं किसी के बारे में लिखूंगा, जब ह्यूमैनिटी या नेचर की बात है, ऊपर कहीं फिर जा मर्जी दायरे में खेलने, दायरे से बाहर खेलने, समझ लगी? थोड़ी क्लैरिटी आ रही है? इस एक्सरसाइज में वो फायदा होता है कि नहीं होता? Hamas-Israel conflict, a test for world conscience. This is a descriptive essay. Basically. क्या लिखा जी आपने? Hamas-Israel conflict transfer message to the world celebrated humanitarian violation. अब ये सारी एक्स्ट्रा डिटेल आपने यूएन की बात की है, ऐसी है? पहली लाइन दोबारा पढ़े। Hamas-Israel conflict transfer message to the world. Hamas-Israel conflict Transfer ट्रांसफर message मैसेज, अच्छा आगे, to the world, the United Nations after failure in violation. it is not about UN, it is about the whole world. वर्ल्ड पावर्स भी ली जाएंगी, यूएन भी लिया जाएगा, टोटल ऑल अराउंड द ग्लोब लिया जाएगा। The world power नॉट वर्ल्ड पावर्स जस्ट यार, इट इज अबाउट द वर्ल्ड कॉन्शियस, दुनिया की क्या कॉन्शियस। इसमें आप इमर्जिंग पावर्स की भी बात करेंगे, अंडर डेवलप्ड पावर्स की भी बात करेंगे, उन्होंने कितनी हुई। अब यहाँ आप बताएंगे, यहाँ आप टेस्ट जब उसको प्रूव करेंगे ना पॉइंट, यहाँ आप बताएंगे कि यूएन में जब रेजोल्यूशन पास होती है तो अमेरिका वीटो करता है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आई है तो कितनों ने फेवर किया है, कितनों अगेंस्ट गए हैं और कितनों ने अब्सटेन किया है। ये है वो फैक्टर फिगर जो आप यहाँ कोट करेंगे, रेलिवेंट फैक्ट, ये आपको याद नहीं होगा कि कितनों ने अब्सटेन किया, कितनों ने फेवर नहीं किया। अभी रिसेंट भी हुई है, पहले तो नंबर थोड़ा डिफरेंट होता था, इस दफा कम हुआ है। कितनों ने अगेंस्ट किया है? 10 है। 10। और अब्सटेन चेक करें अब, और या आपके दिन में लग के 142 के फेवर में और 10 ने इसके किया। चेक करके बताएं ना अभी आप, ऐसा होता है। The Hamas-Israel conflict exposes the global community failure to uphold human rights, international law and justice, while challenging the credibility of international institutions and moral integrity of world power. देखिए, यूएन का नाम ही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर आपके पास फील्ड खुल जाएगी। आप यूएन की बात करें, आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, आप लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप रेड क्रॉस की बात करें, अब यूनिसेफ की बात करें, आप जिसकी वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ग्लोबल पावर, अब लोग वर्ल्ड पावर्स की बात करें। देखिए उन्होंने वर्ड यूज किया है तो टेस्ट केस किए, तो ऐसे केस स्टडी होती है, वहाँ तो 2 पर्सन साइड होते हैं, यहाँ भी 2। तो जैसे हमें स्टेटमेंट बनानी हो तो क्या हम थोड़ी सी बायस बनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी बना लो, लेकिन उसको प्रूव करो। कोई स्टेटमेंट गलत, आप ये कहें ये टेस्ट केस है, कैसे टेस्ट केस है? वर्ल्ड टेस्ट केस का क्या मतलब है? और वर्ल्ड कॉन्शियस क्या है उसकी कॉन्शियस? वर्ल्ड हमेशा बात करता है पीस, ऐसी है
तो टेस्ट केस उनकी इसी कॉन्शियस कह रहा है। आप कैसे दूसरा आर्गुमेंट यहाँ इंडल्ज कर सकते हैं? यहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ बोला तो जाएगा। जरूरत ही नहीं है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का, क्यों लेना है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आपने प्रूव कर सकते हैं तो करें, कॉन्टेक्स्ट क्यों लेना है? जब प्रेजेंट में इतना कुछ हो रहा है, हिस्टोरिकल में जाने की क्या जरूरत है? समझ गए जी? क्या नंबर लिखे हैं जी? गूगल बता रही है ताकि मैं रजिस्ट्रेशन पास टिकट ऑन कंट्रीज voting in favor and 25 abstaining और 16 non voting and 9 voting against. सही से चेक करेंगे देखिए। और 14 people in favor भी यून की अपनी साइड से देख रहे हैं। कहीं से आया और 40 people in favor भी अच्छा, rich in politicians we desperately need statement, बड़ा अच्छा टॉपिक है। yes. मुझे 25 के काफी कुछ rich in politicians we desperately need statesmen, इसका क्या मतलब है? क्या समझ रहा है? Rich in politicians we desperately need statesmen. ऐसा ना बीच सारे एक स्टेटमेंट दिए हैं जैसे जो हमारे पास आए अब इस साइड के अलावा भी बात करें स्टेट की लीडरशिप है भाई। क्या कह रहे हैं जी आप? हाँ सर, इसका सिंपल मतलब है दोनों के क्रिटिकल डिफरेंस है और वो डिफरेंस है विजन की बेस के ऊपर। यस सर, वो तो हो गया है जो ऐसे में एक्सप्लेन कर। स्टेटमेंट क्या है? Statement. There is a critical difference between self-centered politicians and legally statesmen, and abundance of politicians and shortage of statesmen is primarily causing poor governance. अब आपने जो पहले बात की है, सबसे पहले जुमला क्या बोला? देयर इज Critical difference between self-centered politicians. ये बताने के लिए 142 in favor against 10 and abstaining. अब आप 142 फेवर में 10 ने अगेंस्ट वोट किया और 12 ने abstain। ये क्या लिख दिया आपने तीसरे स्टेटमेंट? वही मैं वही पढ़ रहा हूँ पेज। कोई और बताएगी तीसरे स्टेटमेंट? हाँ बताए। Providing over for politicians who seek power and society needs leader with vision rather than selfish. ओवरफ्लो कहाँ से पढ़ा आपने? नहीं, ये आपका जो वर्ड सबसे जरूरी होता है ना, आप बहुत अच्छी किसी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं सारा आइडिया, लेकिन जो मेन आपका वर्ड होता है ना लिखने वाला, वो आपको अक्षमता की बात में वियर्ड बीच में से वर्ड निकालती है और वो यूज कर रहे हो। क्या आपने क्या लिखा है? ये आपने नहीं लिखा, इतने वर्ड जो आपने खड़े किए, आपने क्या लिखा है? While many politicians focus on power and personal gain, two statesmen put the country's progress, unity about their interests, which is well, but to quality. बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट लिखी है आपने, ऊंची पड़ेगा रही तो आवाज है। While many politicians focus on power and personal gain, two statesmen put the country's progress, unity about their interests, which is what today's देखिए उन्होंने डिफरेंस भी कर दिया है कि पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए और स्टेट्समैन को क्या चाहिए, हमें जरूरत किसकी है ये भी उन्होंने बता दी। दोबारा पढ़े एक बार, ऊंची पड़े, ज्यादा ऊंची नहीं पड़ेगी, जान नहीं छूटेगी। वो आपको आवाज आई है? आई है आपको? नहीं आई? नहीं आई? मैडम किसे कह रही है? हाँ आई है आवाज। While many politicians focus on power and personal gain,
true statesmen put the country's progress, unity above their interest, which is what today is called needs. आइडिया वेरी परफेक्ट आइडिया। अब वर्ड यूनिटी, प्रोग्रेस, इसकी जगह आपका जो दिल करता है वो आप चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, पावर, वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी किस्म का वर्ड यूज कर सकते हैं। आइडिया इज क्लियर। डिफरेंस और ओपिनियन, उन्होंने डिफर भी कर दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, और उन्होंने अपना ओपिनियन भी दे दिया कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक स्टेट्समैन क्या था। True peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. True peace is not merely the absence of tension. ऐसे ही है, it is the presence of justice. मतलब क्या है? Equitable distribution of resources. ये है जस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी जितनी नीड है, ड्यू नीड है, वो उतनी उसको मिले। समझ आइए? To reign is worth ambition though in hell. ये किसकी कोटेशन है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। बड़ी प्यारी उसकी स्टेटमेंट है। टू रेन यानी रूल करना, इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, या जहन्नुम में भी रूल करना वर्थ एम्बिशन। To reign in hell, better to reign in hell. ये किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट है। इसे पढ़ी है पैराडाइज लॉस्ट? आपने पढ़ी है? मेरा वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ पढ़ने का। पैराडाइज लॉस्ट सुना है, बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन ये दो चार कोटेशन भी मुझे इसकी पता है कि ये इसमें बड़े अच्छी यूज की है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। क्या लिखता है जी? आपने क्या लिखा है? देखे नहीं है तो क्या आपने हाथ खड़ा किया था जी आपके पीछे। अब नीचे ना करें सर, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं किया, आपके साथ नहीं किया जी मैडम, आप नहीं किया, आप ये वाली नहीं किया आपने जी। आपके पीछे सारे खुश थे, कर बस ये सफा उठाया गया तो बस ध्यान दिए सर। दोबारा बोले। किसके सुन ये सही लगी है? कुछ ही पढ़े एक बार फिर दोबारा स्लो स्लो, जिस तरह मैं बोलता हूँ एक लफ्ज से बोले। Many people value power so much that they even accept it in the worst conditions rather than living without authority. Many people loves power, यही लिखा है ना, values power, love भी नहीं बड़ी यूज करें, values बड़ी यूज किया, values power आगे so much that they even accept it in the worst conditions rather than living without authority. कौन कहता है ये सही है? गलत है। कैसे गलत है? ग्रामर कह रहे हैं, आइडिया की बात करें। विदाउट जस्टिस तुम यूज किया, विदाउट अथॉरिटी। अगर आप विदाउट अथॉरिटी देख रहे हैं तो सबसेंडिएंट आप कैसे हो रहे हैं, यानी यहाँ पे रूल करने की बात है। तो या तो अब ये ना एक चीज है, आप ना ये इतनी एक्स्ट्रा माइन्यूट
जो आप डिटेल में घुसे हैं ना, अब आप डी ट्रैक हो, इट इज एन एक्यूरेट थीसिस स्टेटमेंट। वैल्यू तो हर टीम को है। So what? The one who wants to reign, it is his morality. उसके मुताबिक वो ही मॉरल है। So what? हमें बेसिक की बात ही नहीं है, हमने ना बतानी है वो बात, हमने तो टॉपिक को बताना है जो लाइन ऊपर लिखी हुई है। उसके मुताबिक ये है कि जन्नत में भी वो रूल करना पसंद करेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने तो आपको कहा, मैंने तो वर्ड लव बोला था एक बार, लेकिन द वर्ड वैल्यू इट इज मोर अप्रोप्रिएट देन माय वर्ड। मैंने तो आपको फिर कभी लव बताया ना कि शायद मैंने वर्ड लव यूज किया सबकॉन्शियसली, मैंने ये सोचा, बट इट इज एक्यूरेट थिंग। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही अभी तक, कोई एक स्टेटमेंट के अलावा कोई स्टेटमेंट अभी तक आपकी गलत नहीं है। मैं तो आपकी बड़ी गुड स्टेप रिपोर्ट में जाऊंगा कि ये तो बच्चे बड़े अच्छे हैं ऐसे लिखने वाले। कोई मसला नहीं। उसने क्या पूछा है? नहीं, आपको आप उसको ट्रांसलेट करें तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, कह रहा है कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। ये मैं आपको ना ब्रेन को ट्यून कर रहा हूँ इस तरह सोचने पे, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है। आपका ब्रेन, अब जब भी स्टेटमेंट आएगी आपका ब्रेन ट्यून होगा, इसको इस तरह करके सोचना है। अब उसकी क्या वजह है? मैंने भी तो तर्जुमे किया है। तो रेन का मतलब, रेन का तर्जुमा आता है इज का आता है वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, हर का तर्जुमा आता है। फिर मसला किधर है? टू रेन रूल करना, इज वर्थ एम्बिशन, एम्बिशन क्या होता है? समथिंग यू एम ऑफ, डिजायर। दो इन हेल, हेल क्या है? जहन्नुम। तो मतलब वो जहन्नुम में भी रूल करना पसंद करता है। तो क्या मतलब? He is very much interested in the authority. ठीक है। The desire for power can become so intense that individual or nations may choose dominance even in destructive or immoral circumstances. यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है। अब आप पढ़े, आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगे। पढ़े आप, पढ़े। सेम वो पिच पे दोनों सेंटेंस है, ऐसे ही है, दोनों मैथ स्टूडेंट है। ठीक है, आपने जस्ट ये है कि उसको थोड़ा ब्रॉडर देखा है, उन्होंने उसको सीधा लिखा है। अब सेम पेज की थीसिस स्टेटमेंट आप जिन्होंने खुद लिखी है, आपकी मैच नहीं होगी, कभी भी मैच नहीं होगी। खुद लिखा करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं तो तुझे इसका आइडिया हो। यस, आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी मदर लैंग्वेज उर्दू है। जब आप उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं ना, आपको उसकी ज्यादा समझ आना शुरू हो जाती है। हाँ, और हम क्या बताएंगे इसको, उसकी थीसिस स्टेटमेंट बना दे। Frailty is no more the name of woman. ये पहले पूछा था उसने 2017-18 के पता नहीं 19 में पूछा था क्या। अब उसने पूछा फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमन। फ्रेलिटी क्या होती है? वीकनेस। वुमन आर नो मोर वीक, सिंपल। अब आप बताएं बिकॉज ऑफ दिस वुमन हैज नॉट
no more any symbol of weakness या यही बताएंगे ना ऐसे में कि क्यों वो वीकनेस की सिंबल नहीं रही, करंट स्टेटस क्या है वो का, ये बताएंगे ना फिर हम। वैसे कि आप देखें ना ऐसे आपको किस तरफ ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। Morality is no more the name of woman. Morality जो वीकनेस है, पहले कहते थे कि वीकनेस एंड वुमन सिनोनिम है, बट दे आर नो मोर सिनोनिम, वो सेम अब नहीं। नहीं आर्गुमेंटेटिव आपके 25 के ऐसे मोस्ट ऑफ द आर आर्गुमेंटेटिव। 25 में कोई डिस्क्रिप्टिव, 24 में उसने डिस्क्रिप्टिव पूछे, 23 में भी कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा था, ये याद रखिएगा। ऑड ईयर्स के ऐसे आपको सिमिलर नजर आएंगे, इवन ईयर्स के ऐसे आपको सिमिलर नजर आएंगे, और इवन ईयर्स के ऐसे ज्यादा मुश्किल होते हैं ऑड ईयर्स। और इवन ऑड के हिसाब से प्रेसी ऐसे वो चेंज करता है, ये ट्रेंड आप पिछले उठा के पेपर देखेंगे नजर आएगा। एक साल ऐसे मुश्किल आएगा, अगले साल ऐसे मुश्किल आएगा, पिछले साल ऐसी मुश्किल आएगी, मोस्ट प्रोबेबली इस साल ऐसी मुश्किल। ओपन एंडेड मतलब ओपन एंडेड कैसे हो सकती है यार, उसने कह दिया इज नो मोर दी वुमन, उसने कहा इस पे बात करो। या तो फिर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने नहीं वुमन आर स्टिल वे। ओपन एंडेड टॉपिक यही होता है कि आप जिस तरह मर्जी चले जाए। आर्गुमेंटेटिव ओपन एंडेड होता है, डिस्क्रिप्टिव ओपन एंडेड नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव तो जो उसने पूछा आपने वो बता रहा, नहीं ना कैसे हो सकता है? हाँ नहीं है तो आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट नहीं देंगे क्यों नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आप उसको इसके पीछे कैसे आया था, हमास से इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अटैक केस, ये डिस्क्रिप्टिव है। Frailty is no more the name of woman. Frailty is the name of woman. मैं कहता हूँ frailty is the name of woman. फिर इसके ऊपर लिखेंगे, ओपन एंडेड हो गया ना। मैं कहता हूँ मेरी वीकनेस है, अभी भी है, गलत नहीं होगा, हो सकता है मेरा ऐसे पास हो जाए अगर मैं ग्रामर ठीक लिख के आया, अगर आइडियाज दे के आया। इसका क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि आपने उसकी साइड ही लेनी है, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट फिर स्टिल आपने देखना है कि वो वेट किस लफ्ज पे दे रहा है। जैसे 23 का कैसे है, पीपल हैव ओवरली बिकम डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, जब ये स्टेटमेंट ऐसी। अब पीपल हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, एक वर्ड ओवरली ऐड हुआ, वन वर्ड ओवरली, OVERLY, सारे ऐसे कि उसने नेगेटिव कॉनोटेशन बना दी। टोटल ऐसे की उसने नेगेटिव कॉनोटेशन बना दी जस्ट विद दिस ओवरली वर्ड। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। डिपेंडेंट है लेकिन लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, नेगेटिव साइड पे चला है। अब एक वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक इज दिस मच नेसेसरी। अब मैं वहां फायदे बताने शुरू करता हूँ उसके, क्या है इसका मुश्किल है जीएससी का जब बैठ का होता है हमारे साथ वैसे ही बात है, ये भी 6वां 7वां ऐसे होगा। ये मैंने जब पास पेपर सॉल्व किया ना तो बात बड़े आराम से हो रहे थे जीएससी के पार्ट में, फिर हमने देखना भी पड़ा एबिलिटी का नहीं हुआ वो, इसका जो एबिलिटी का पेपर था वो ऐसी है। तो अभी तक एक साल हुआ उसमें। आप ये बोले कि ग्राफ वाला इनको तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा, वो तो एक स्टेटमेंट डायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतने फले खां हैं, आप कहते हैं ये नहीं है, आप लिख सकते हैं, वो ना दे, सेफ साइड पे अलग बात है। मैं साथ ये भी वर्ड यूज कर रहा हूँ कि यू आर सच अ गुड राइटर, यू कैन कन्विंस द एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट तूने दिया ये गलत है,
then you can write in opposite direction. Otherwise, be on a safe side, write what he required. तो बताओ, वुमन आजकल बड़ी तरक्कियां कर रही हैं. They are no more weak. The opposite side पे जो statement खुद करे, statement Like like for example, C को अगर हम ले, तो यहाँ पे जो हम statement लिखते हैं उसके अंदर हम किसी तरह से कि अब ये सब opposite होते हैं. हाँ, आप अब देखिए ना, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक लिया है ना, तो आपने जो उसने पूछा है वो बताना है. लेकिन कई बार बंदे को होता है, वो क्या कहते हैं वर्ड, वो चुल होती है कि मैंने पता नहीं एग्जामिनर से ऊपर जाना है कि क्या करना है. तो फिर आप लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है. तो फिर उस केस में आपको आपको वैसे ही बॉडी सब सेम होगा. ऐसे जिस तरह शुरू कर लिया है उसी तरह एंड करना है. उसमें ये नहीं हो सकता कि थीसिस स्टेटमेंट और दे दो, ऐसे और लिख दो और टॉपिक और हो. ये ना ना ना, ऊपर से लेके नीचे तक सेम पैटर्न होगा. जब मैं आपको वो बताऊंगा ना किस तरह लिखना है, ऐसे आपको नजर आएगा उस चीज का. उसका बड़ा एक ट्रिक्स है, मैंने आपको बताऊंगा किस तरह करना है. आपने डिस्क्लेमर देने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है या नहीं है. आस्क योर क्वेश्चन फ्रीली. ये सारे इधर मुझे पता लग गया ये कितने को बैठे हुए हैं, तो आप कीजिए. यार मैंने आपको टॉपिक सारे इसलिए करवाए हैं कि अब आपकी समझ है. आई डोंट नो आप किस में स्ट्रांग है, आई कैनॉट नो. लेकिन सपोज पेट्रियोटिज्म वाला ऐसे मैं नहीं करूंगा. क्यों? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक. जी, आगे पीछे होंगे. टू रेन इज वर्थ एम्बिशन डोएल, मैं कभी नहीं करूंगा. ट्रू पीस इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, नहीं होगा. क्यों? डिफिकल्ट साइड पे लेके जाएगा. रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, इसमें क्या मसला है? ये सबसे आसान है सेम 10 टॉपिक में. रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल, और आपको एक या दो ऐसे ऐसा मिलेगा पेपर में. रिफॉरेस्टेशन वाला ज्यादा नहीं ये किया होगा, टेंशन नहीं ले. बड़े लिमिटेड लोग होंगे जो इन्होंने किसी और के अलावा नो डाउट. और लोग वो एक ऐसे का टॉपिक आया था, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, उसकी बेस पे कहते हैं. सबने ये किया था, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. पाथवेज सबका फेल हुआ. और फेल भी कुछ 26, 27, 28 भी नहीं, 10 पे 9 पे 8 पे फेल किया है. देख लें, उसकी रीजन थी जो मेरी समझ में आई है, जो इसमें एक एनालिसिस आया. रेपिटेशन ऑफ आइडियाज के लोगों. ये थी रीजन. पास भी हुआ, ये नहीं है कि वो कंप्लीटली फेल ही ऐसे था. कुछ ऐसे में पास भी हुए हैं. 24 कैसे था, कैसे है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. अगला टॉपिक है जी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. Dynastic politics undermines the essence of democracy by replacing marriage with inheritance, weakening institutions, consolidating power within families, and depriving the people of genuine representation and accountability. अगर मैं कहूँ कि dynastic politics is against the gist of democracy and it undermines the very true nature what democracy is. इसमें क्या मुझे आगे क्यों बताने की जरूरत है? ये मैं आगे आउटलाइन में बताऊंगा कि जी ये वजह से ये एसेंस खराब हुई है. ये मैं उसको वहां नहीं पॉइंट बताना शुरू कर दूंगा कि ये पॉइंट है. ठीक है. मैंने पूछना था इसके अंदर आप पहले से नहीं, लेकिन अगर इस तरह का होता है ये आसान है. पाकिस्तान की मिसालें दे सकते हैं सर, वो फिर कोई मसला नहीं. मसला होगा. कोई मसला नहीं. ऐसे में आप पाकिस्तान की जितनी मर्जी मिसालें दें, सिर्फ ये ना हो कि वहां कोई वर्ड इस तरह का यूज किया जाए.
Political science is a different Political parties पे उसके अंदर भी ये है politics कुछ generic person शायद political parties मैंने आपको बताया बाकी क्वेश्चन और ये ऐसे में डिफरेंस है। सर फिर हम आप दे सकते हैं, आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एग्जांपल कोई एक बार की नहीं दे सकेंगे। सर मैंने आपसे ये सुना है कि अंदर जो निकालते हैं कि वो एंटी स्टेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एंटी स्टेट हो जाएगा? नहीं, एंटी गवर्नमेंट होगा। कहते जो लोग एंटी स्टेट पता है कब होगा? जब आप उन अदारों को शुरू कर देंगे कि जुडिशरी का या आप मिलिट्री को। तो जो लोग गवर्नमेंट बैठे होंगे एंटी गवर्नमेंट इज नथिंग, पैट्रियटिज्म इज अबाउट द कंट्री नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। आपके एग्जामिनर ने पहले ऐसे में आपको कहा है, नवाज शरीफ और फिर आपने मेंशन नाम क्यों लिया ना कि ये वाली है? नाम दे सकते हैं आप पे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान जरूर आपने लिखना कि पीएमएलएन, मरीम नवाज आ गई है, बिलावल भुट्टो आ गए हैं, तो ये सर ये आपने पाकिस्तान आ गई। An investment in knowledge pays the best interest. Knowledge is the most rewarding instrument as it empowers individuals, drive innovation, strengthen economies, and ensures sustainable progress for societies across generations. ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये लिटरेरी ऐसे है बेसिकली, an investment in knowledge pays the best interest. ये किसी की कोटेशन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ठीक है जी। सर एक है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अवाम को मोबिलाइज करती हैं और उसकी बेस के ऊपर नक्शा बदल जाता है दुनिया का, जैसे बाकी करते हैं वैसे पाकिस्तान बन गया। और हम मिसाल उसमें बांग्लादेश की दे सकते हैं। आप किस टॉपिक की बात कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की जो वो मोबिलाइज करती है अवाम को और वो पूरी हिस्ट्री बदल के रख देती है। तो उसके अंदर हम मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बन गया, हाँ, तो बांग्लादेश भी दे सकते दे सकते हैं। हैं। वो एंटी स्टेट नहीं खिला रही। इट इज योर हिस्ट्री। अब आप वहां बैठ के ये कहना शुरू कर दें कि वन देयर इज अ पॉलिटिकल लीडर इन जेल एंड ही हैज बीन सेंट टू जेल बाय दिस पर्सनालिटी एंड ही है तो बोले ऊंचा बोल रहे, you are being recruited by the state, cannot go against the machinery of the government. एक अपना काम करना वो उसके में एक सांस दिया हुआ है तो उसी स्टांस को अपने फेवर करना, हम गवर्नमेंट बुला देंगे। बात ये जो बंदा जो है वो अरेस्ट हुआ है वो स्टेट ने ठीक बात की हम किसी कहते हैं तो लिख लें आप ये लिख दें कि ये तो प्रिंसिपल स्टांस है ना कि एनार्की केओस फैलाने के लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है वो जेल होती है। ठीक है, प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का स्टांस है, यू कैन नॉट स्प्रेड एनार्की इन द सोसाइटी। पास की चीज में क्या नहीं, उस पर लिखना ही क्यों है? पहले तो ये बताना आपको मसला क्या, लिखना क्यों है? देखिए क्या लिखेंगे शरत के तौर पे, कोई चीज मीट का है तो उसी के दौर में शुरू हुआ है। तो लिखिए तो तो बताएं कि दिस ईयर ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज रिजल्टेड इन दिस। वहां बीच में परवेज मुशर्रफ लिखने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तो थी ना, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट था। शुगर कोटेड वर्ड्स यूज किए है ना, आपको बीच में पर्सनैलिटीज का नाम लिखने की क्या जरूरत है? ना तो आपके कहने पे कुछ बदलना है, ना आपके कहने पे वो एग्जामिनर ने उसका पेपर उठा के आपको पीएम को चेक कराना है, जनाब ये जेल में बैठे हैं, ये तो लोग आपके हक में बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसको शुगर कोटेड वर्ड में समझ आ गई है? ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूँ, ऐसे करो आपने देखा। और ये प्रैक्टिस अब आपने 2024 के ऐसे की शुरू करके लानी है 10 की 10 टॉपिक, और जिन्होंने आज नहीं लिखा कल वो बताएंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा।
अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो इंट्रो जब लिखना शुरू करेंगे वो भी मैं रोज लिखवाया करूंगा। लिख लिख के आप कहेंगे कि पता नहीं सर इधर हफ्ते वाले हैं ये। अच्छा कल भी चेंज करते हैं, कल कोई उल्टा आज कोई हो रहा है। अरे ग्रीन ठीक है, दो ग्रीन पास्ता। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, ये अब आपके ऐसे की आउटलाइन, क्या आउटलाइन, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है आउटलाइन। ये आपकी आउटलाइन, ऐसे का टॉपिक लिखा या ऐसे लिखा मैंने, नीचे आउटलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ थीसिस स्टेटमेंट, आप जब इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी है, थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी। अगर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे दी है तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, डबल हेडिंग नहीं देनी। आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिखें, वरना अदरवाइज आपके जनरली पेपर में पैटर्न इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चंस के पहले में इंट्रोडक्शन है। सेकंड, it is about the details of the topic, कोई एक्स्ट्रा डिटेल तो सेकेंडरी डिटेल आप बताना चाहते हैं टॉपिक के बारे में, आप एक वो हेडिंग लिखेंगे। टू पॉइंट हेडिंग दिया ना ऊपर करो, ऑटो में कुछ हो रही कलर चेंज करते हैं पहले के ऊपर। हाँ कौन से कलर से ये क्या कलर लिखा है, ये गैस करना पड़ेगा, क्या लगता है क्या है। दिमाग का नाम नहीं है। इंट्रोडक्शन चल तो ले दोगे यार, कुछ गाड़ी पे चल तो ले लो। इंट्रोडक्शन में आपने लिख दी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो टॉपिक के मुताबिक, उसमें आपने कुछ नहीं लिखना, ये वो इंट्रो नहीं है, वो इंट्रो भी बाद में आएगा, ये भी आउटलाइन बनती है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, अब इसकी हेडिंग आप जनरली चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ यही होगा। हो सकता है ये हेडिंग आए ही ना, हो सकता है ये हेडिंग 2 पॉइंट वाली आई ही ना। थर्ड, अगर वो पूछ लेते हैं कॉजेस, ठीक है, ये मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ, टॉपिक के हिसाब से नहीं है, हर टॉपिक की आउटलाइन डिफरेंट आई, लेकिन ये बेसिक है जो आपने फॉलो करना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन के नीचे कुछ नहीं, कुछ लोग आपको बताएंगे कि एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख लिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आपका एस्से अभी कंक्लूड नहीं, सही है।
यहाँ से फिर अब आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ठीक, ये आपकी आउटलाइन आएगी ऐसी, फिर आपका ऐसे आएगा। ठीक, कितने वर्ड लिखे? 65 कितने वर्ड लिखे? रिमेंबर वन थिंग, 2 पेज से ज्यादा आपकी आउटलाइन नहीं चलेगी। आइडियली इट शुड बी 1.5 पेज, पर मैक्सिमम अगर आपकी राइटिंग इतनी एक्सटेंस आप लिखते हैं, अगर आप कुछ एक्सप्लेनेटरी बेस में लिखते हैं ना, तो आपकी मैक्सिमम जो है ना वो 2 पेज है। आइडियली कितना होना चाहिए? 1.5, 1 पेज। हाँ, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, क्लियर? तो लगी है 2500 से 3000 वर्ड में आपकी। ठीक, आउटलाइन आपने लिख ली 2 पेज की, आपने ऐसे शुरू किया। ऐसे का इंट्रोडक्शन जब आपने करना है, दैट शुड बी 250 वर्ड्स। ये अब आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन, तो ये 250 लफ्ज आप लिख लें। ठीक है, एक ही तरह, नो कैप, 250 लफ्ज एक तरह का, ये आपका इंट्रोडक्शन। फिर आपके बॉडी पैराग्राफ शुरू होंगे। हेडिंग नहीं देता मैं, आपने हेडिंग दे देनी है। ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होगी, कोई हेडिंग ऐसे में आपने किसी जगह पे नहीं लिखनी, सीक्वेंस से चलते जाएंगे। सीक्वेंस से चलते जाएंगे आप। ठीक है, सपोज आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ यहाँ पे, खत्म इंट्रोडक्शन आपका, आगे आपने बॉडी पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। यहाँ आपका बॉडी पैराग्राफ खत्म हो गया पहले वाला, फिर दूसरा लिखना शुरू कर दिया, यहाँ खत्म हो गया। 9 नहीं छोड़नी, ये वाली, ये जरूरी नहीं है कि अब इधर खत्म होगा, तो हो सकता है कि इधर खत्म हो जाए, वो बिल्कुल साथ, कोई लाइन नहीं छोड़ने की। एक सीक्वेंस से आपकी ऐसे की बॉडी चलती है। ये मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ ना कि लाइन नहीं छोड़नी होती, तो कोशिश करो कि पैराग्राफ एंड ही पहले 2 लफ्जों में होते हैं, ताकि वो लाइन का गैप ऐसी नजर आए। नेक्स्ट लाइन हम थोड़ा सा आगे से नहीं, सेम आगे ऊपर से नहीं स्टार्ट करना, सेम आपने एक फ्लो से। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट आप लिखेंगे, ये आप ऐसे बॉडी पैराग्राफ लिखते जाएंगे। कितने लिखने हैं? 16 से 18। फिर आप एंड पे अपना कंक्लूजन लिखेंगे, कितने वर्ड का? 150 वर्ड। अब देखिए आप 250 150 कितने हो गए? कितने हो गए? 400। कितने आर्गुमेंट लिखे आपने? 16 लिखते हैं आप, कितने वर्ड हुए? 1600। ये कितने हो गए जो ये लिखे हैं? 500 लफ्ज पे आप बोल रहे हैं।
2500 का कोई मार्क आपको पूरी पूरा करने के लिए आप कितना भी लिखेंगे तो पास है। कोई कुछ बस बेंच मार्क बनाया है। समझ आइए 100 वर्ड्स का आपका एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। 16 से 18 आर्गुमेंट आप लिखेंगे, आप हिसाब लगाएं, ये आपकी वर्ड डिवीजन है और ये आपका एक जर्नल पैटर्न होगा जिसके आप ऐसे लिखें, ठीक है। कल हम आउटलाइन लिखना सीखेंगे कि आउटलाइन किस तरह लिखेंगे, ठीक है। और फिर आस्ता आस्ता फिर हम इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे। पहले मैं आपसे इतनी आउटलाइनें लिखवाऊंगा, फिर हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। इस इंट्रोडक्शन पे फिर जाएंगे, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, फिर इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, फिर एंड पे कंक्लूजन में क्या लिखना है। पहले ये आउटलाइन होगी, ये इस तरह होती है। लेकिन ये आपके ऐसे का एक ओवरव्यू है कि आपने ऐसे इस तरह लिखा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब बताएंगे आप थीसिस स्टेटमेंट कहाँ सबसे सूट करती है, यही नहीं सूट करती है अगर लिखे तो, इसके अलावा फिर भी सूट नहीं करती थी। फिर यहाँ कौन से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ आप लिखे किसी स्टेटमेंट कोई मसला नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ तो फिर उसका कोई वर्ड चेंज करके लिख रहे लिखिए शुरू में रिपीट कर रिपीट नहीं करते तो क्या क्या फायदा। यहाँ फिर इधर नहीं लिखनी, इसके शुरू में लिखनी। अगर आप कहते हो ये इतना हम उसको नहीं वाजे करना चाहते, थोड़ा सा उसको डाउट में रखना चाहते हैं तो वहां ना लिखो। वो तो उनकी खुशी के लिए क्या है। अगर थीसिस स्टेटमेंट की ओरिजिनल आप एसेंस देखें वो यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। जब टॉपिक डिकोड करना है तो वो शुरू में डिकोड करेंगे कि एंड पे डिकोड करेंगे, क्या क्या करेंगे ना तो फिर इधर लिखिए डिकोड है। या किसी स्टेटमेंट हो गया ठीक हो गया तो ना लिखो, 10 आज लिखी है, 10 की 10 लिखी है, कल भी 10 लिखा, पर तो फिर लिखवाऊंगा 10। जब तक 2020 तक नहीं पहुंचे तब तक भी ध्यान छोड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पास पेपर भी नहीं उठा के देखने की पास पेपर में क्या पूछ रहे थे, इसी बहाने आप उठा के पिछले पेपर देख लें। तेईस के पेपर जरा अनकन्वेंशनल पेपर वो बड़े आसान थे। अब जरा कंपटीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आप आर्गुमेंट पा रहे हैं, बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, तो फिर अब जरा पेपर भी चेंज हो रहे हैं ना, हर पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इम्प्रूव हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, ये समझ आती है। और कोई सवाल यार, ये ऑनलाइन वालों को देखे ही नहीं हमने। आई अटेम्प्टेड अ टेस्ट केस, अच्छा है कोई जी 2025 वाले भी है सर, वजात को कॉल करें कि कैमरा ऑफ है। कुछ भी नहीं पूछा, शुक्र है मैंने।
लेकिन ये था कि मैंने गलतियां की काफी सारी कॉजेज इन्फेक्शन सोचने वाला फॉर्मूला वही है लेकिन आगे चलते हैं। ये बेसिक है, ये हो सकता है आपका किसी ऐसे में अप्लाई ना। लेकिन मैंने अंदर मैंने ऑनलाइन करना मैच केस स्टडी कितना बड़ा लगता है आपको, भी बड़ा लगेगा अभी लग रहा है कि आपको भी बड़ा लगेगा। इन्होंने लेकिन लोग करते हैं और लोग पास भी होते हैं, इन्होंने चेक किया था छोड़ भी दिया होगा। हाँ, लोग करते हैं, नहीं कह रहे, लोग करते हैं जो पास होते हैं। लेकिन मुझे मैं बस एक जनरल पैटर्न के लिए नहीं है जो यूज किया जाता है। इन जनरल सिंपल वर्डिंग और ये किधर यूज होता है? मैंने सर वो इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन कराने के आए हैं। हाँ तो वो आपने फर्स्ट पर्सन में यूज नहीं करना, हाँ पैसे में करना ना उसको अपना नाम। हाँ इंट्रोडक्शन में आई यूज वेरी फर्स्ट टाइम आई एंड वी एज अ प्रोनाउन यूज हो गया, ठीक है। चलाए जा कोई फायदा नहीं। काम में बैठे